जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और बेसिक ज्योग्राफी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यानी कि अक्षांश और देशांतर के बारे में समझेंगे। अक्षांश और देशांतर के बारे में आपने इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि ये जो रेखाएं हैं वह हमारी पृथ्वी के ऊपर मानी गई एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि ये रियल में हमारे पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन कुछ सुविधाओं के दृष्टिकोण से हमने इनको अपनी पृथ्वी के ऊपर माना हुआ है। तो इन्हें पृथ्वी के ऊपर माने जाने के पीछे का कारण क्या है, इसके अलावा इन दोनों रेखाओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इन दोनों रेखाओं में अंतर क्या है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में जानेंगे। तो अगर आप अक्षांश और देशांतर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद में समझ लेते हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम यह समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमारी पृथ्वी के ऊपर माने जाने के पीछे का कारण क्या है। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारतवर्ष और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है चिंटू, और चिंटू इस समय है कर्नाटक राज्य में। एक दूसरा व्यक्ति है जो कि इसका दोस्त है और इसका नाम है मिंटू। क्या नाम है? मिंटू। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको चिंटू को इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देना है जिससे वह अपने देश मिंटू के पास में बिहार पहुँच जाए। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर हम इसको दो इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे वह आसानी से मिंटू के पास में पहुँच जाएगा। और वह दो इन्फॉर्मेशन कौन सी हैं? एक तो हम इसको बताएंगे कि जो ये मिंटू है वह किस दिशा में है, यानी कि जहाँ पर है वह इस समय वह कौन सी दिशा है। और इसके अलावा हम बता देंगे डिस्टेंस, यानी कि अगर हम दूरी और दिशा दोनों बता देते हैं चिंटू को तो वह आसानी से पहुँच जाएगा मिंटू के पास में। और यही पहला रीजन है कि जिसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमारी पृथ्वी के ऊपर माना गया है। कैसे, अभी हम लोग वीडियो में स्टेप वाइज इसको समझेंगे। तो पहले आइए समझते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड के बारे में। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी में आपको दो चीज़ें तो पता ही होंगी कि जो हमारा ऊपर का हिस्सा है इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है इसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाएं ये हमारी पृथ्वी के ऊपर खींची गई एक प्रकार की क्षैतिज रेखाएं हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें इस प्रकार से ब्लैंक पृथ्वी के ऊपर क्षैतिज रेखाओं को ड्रॉ करना है तो इसके लिए ज़रूरत होगी एक मानक रेखा की। ऐसे आप कहीं से भी रेखाएं तो खींच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से अन्य अक्षांश रेखाओं को खींचने के लिए हमने एक मानक रेखा मान ली जो कि हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से? पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर गोलों में अलग करती है, यानी कि दो गोलार्धों में ये पृथ्वी को बांटती है। ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब हमने एक मानक रेखा मान ली है और इसी के रिस्पेक्ट में बाकी जो अन्य अक्षांश रेखाएं हैं उन सभी को पृथ्वी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने इस मानक रेखा से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन को ड्रॉ किया, और ये जहाँ पर जाकर के मिलती है उसके समानांतर हम एक अन्य रेखा खींच देते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये जो हमने रेखा खींची है इसका नाम है 30 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। क्या नाम है? 30 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा, क्योंकि हमने जो ये अपना मानक रेखा माना है इससे हमने 30 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर इस दूसरी रेखा को खींचा है। अब 30 डिग्री हमने कह दिया क्योंकि 30 डिग्री पर है, उत्तर में ये है, ये ऊपर का हिस्सा उत्तर वाला है तो उत्तर में है इसीलिए हम इसको उत्तर कहते हैं। और फिर हम इसे कहते हैं अक्षांश रेखा क्योंकि यह एक अक्षांश रेखा है, और इसके आगे हम रेखा के बजाय लगा देते हैं वृत्त। तो आइए समझते हैं कि इसके आगे हम वृत्त क्यों लगाते हैं। अब देखिए जो हमारी यहाँ पर अक्षांश रेखा है वह इस प्रकार से पृथ्वी की एक तरफ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पृथ्वी को घूमते हुए यह दूसरी प्रकार से भी ऐसे पृथ्वी को हमारे घेरती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं
कि ये जो रेखा है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक सर्कल का निर्माण करती है। क्या? एक सर्कल का निर्माण करती है, और इसीलिए हम इसको अक्षांश रेखा के बजाय अक्षांश वृत्त अगर कहते हैं तो यह कहना इसे ज़्यादा उचित होगा। तो मैंने आपसे क्या बताया कि अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी के ऊपर ड्रॉ की गई एक क्षैतिज रेखा है, और ये रेखाएं हमारी पृथ्वी के जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उससे एक एंगुलर दूरी पर खींची जाती है। तो जैसे हमने 30 डिग्री पर खींचा उत्तर की तरफ, इसका नाम दे दिया 30 डिग्री उत्तर अक्षांश वृत्त, उसी प्रकार से हमने दक्षिण में भी ऐसे खींचा, और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त। क्योंकि ये दक्षिण में है तो इसीलिए हम इसे कहेंगे 30 डिग्री साउथ, और इसे हम लोग कहेंगे 30 डिग्री नॉर्थ। तो आई होप यहाँ से आपने अक्षांश को समझा होगा। अब अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो कुछ हमारी मानक अक्षांश रेखाएं भी हैं। कौन कौन सी? एक तो जो हमारे शुरू में माना था यानी कि 0 डिग्री वाली, तो 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, या फिर 0 डिग्री अक्षांश वृत्त, या फिर इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से उत्तर में हम जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, तो इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार से अगर हम लोग दक्षिण में 23.5 डिग्री जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारी 2 मानक रेखा हो गई। 2 आपको और देखने को मिलेंगी। जब हम 23.5 डिग्री उत्तर से थोड़ा सा और उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 66 डिग्री 5 के ऊपर आपको मिलेगी एक अन्य रेखा जिसे हम लोग कहते हैं 66 डिग्री 5 उत्तर अक्षांश वृत्त, या फिर इसे हम आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम दक्षिण आएंगे तो इसे हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और ये आपका 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, और इसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो चाहे हम कर्क रेखा कहें या फिर कर्क वृत्त कहें, दोनों एक समान होता है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी है। जब इसको हम मैप यानी कि 2D के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं तो यही जो हमारे वृत्त हैं वह एक प्रकार से रेखाओं का रूप ले लेती हैं। तो ये हमने जान लिया अक्षांश के बारे में। अब आइए अक्षांश वृत्त से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की जाती हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की जाती हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समान अंतर पर होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में आपको मिलेगा 0 डिग्री, उसके बाद में 23.5 डिग्री, फिर यहाँ भी 23.5 डिग्री, और इनके बीच की जो दूरी है वह एक समान है, और ये रेखाएं आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी है कि सभी अक्षांश पूर्ण वृत्त होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी अक्षांश रेखा है वह आपको यहाँ पर 2D पर सामने तो दिख रही है, लेकिन इसी प्रकार से दूसरी तरफ से इसने पृथ्वी को घेरा हुआ है। तो इसीलिए ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वह एक पूर्ण वृत्त हैं, और ये ध्रुवों के ऊपर एक बिंदु के समान हो जाती हैं। कैसे? आइए अभी हम इसको समझते हैं। देखिए हमारी एक बीचों बीच में होती है जिसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री वाला। अब यहाँ से आप 0 के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कैसे करते जाएंगे तो ऊपर जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा 90 डिग्री अक्षांश वृत्त, जो कि आपको उत्तर में मिलेगा। इसी प्रकार से आपको दक्षिण में भी एक मिलेगा जिसका नाम होगा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त। अब जाहिर सी बात है कि ध्रुव के ऊपर अगर आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की कोई रेखा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर वह एक बिंदु का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि अगर हम एक अंश की दूरी पर इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं तो इनकी संख्या होती है 181, लेकिन ध्रुवों के ऊपर ये एक बिंदु के समान हो जाती है, इसीलिए हम इनकी संख्या मानते हैं 179। कितनी? 179। अब परीक्षा में आपको देखना होगा, अगर ऑप्शन में 181 है तो आप 181 टिक करेंगे, अदरवाइज 179 के ऊपर आप टिक करेंगे। अगला है
कि ये रेखाएं आकार में एक दूसरे के समान नहीं होती हैं। कैसे, आइए अब इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 0 डिग्री वाले की बात की थी। अब 0 डिग्री वाले का अगर आप वृत्त देखेंगे तो ये ऐसे होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे तो ये वृत्त थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से और नीचे आएंगे तो ये वृत्त और छोटा हो जाएगा और ये ध्रुव पे आकर के एक बिंदु के समान हो जाता है, यानी कि एक पॉइंट बन जाता है। तो इसी से आप कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे के समान बिल्कुल नहीं होती हैं। एक जरूरी चीज़ जो आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान रखनी है कि हमारी दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है वह सभी जगह पर एक समान होती है और ये होती है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। यानी कि अगर ये हमारी 1 डिग्री की है, ये हमारी 2 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वह 111 किलोमीटर का होगा। तो अब आइए समझते हैं कि अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया और बीच में हमारी हो गई भूमध्य रेखा। अब हम यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं और यहाँ से हमें दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचना है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वह व्यक्ति 30 डिग्री उत्तर अक्षांश वृत्त पर स्थित है। तो क्या आप इससे उस व्यक्ति के पास पहुँच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा कि वह व्यक्ति 30 डिग्री उत्तर अक्षांश वृत्त पर खड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरी लोकेशन में वह व्यक्ति कहीं पर भी हो सकता है। इसीलिए हमने दूसरी रेखा को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम होता है देशांतर। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है देशांतर। तो देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो इस प्रकार से देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी के ऊपर हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं। अब जैसे अक्षांश रेखाओं की बात थी तो उस समय तो हमने बीचों बीच से एक मान लिया। अब जब बात आती है देशांतर रेखाओं की तो यहाँ पर बीचों बीच में कोई बिंदु मानना संभव नहीं था। इसीलिए इंग्लैंड में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच और ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली जो हमारी रेखा है इसी को हमने मान लिया यहाँ पर मानक याम उत्तर रेखा। यानी कि जिस प्रकार से हमने अक्षांश के लिए अपना एक मानक माना था 0 डिग्री वाला, उसी प्रकार से देशांतर के लिए हमने अपना एक मानक मान लिया है जिसका नाम दे दिया गया प्रधान याम उत्तर या फिर 0 डिग्री याम उत्तर। और यहाँ से अगर हम लोग एंगुलर दूरी के ऊपर अन्य देशांतर रेखाओं को खींचते हैं तो वह हमारी दूसरी स्पेसिफिक देशांतर रेखाएं होंगी। जैसे कि अगर हमने यहाँ तक 30 डिग्री के एंगल पर यानी कि 30 डिग्री के कोणीय दूरी के ऊपर एक रेखा खींच दी तो इसका नाम होगा 30 अंश पूर्वी याम उत्तर, क्योंकि यह पूर्व में स्थित है। इसी प्रकार से अगर हम पश्चिम में कोई रेखा ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी हो जाएगी उस डिग्री की पश्चिम में स्थित याम उत्तर रेखा। तो ये हमने समझा देशांतर रेखाओं के बारे में। अब आइए देशांतर रेखाओं से जुड़े हुए कुछ तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये रेखाएं हमारी वर्टिकल खींची जाती हैं। कैसी? ये रेखाएं हमारी होती हैं वर्टिकल। उसके बाद में ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांश में देखा था हमने कि ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर थीं, लेकिन जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं नहीं देशांतर रेखाएं होती हैं वह रेखाएं आपस में ऐसे जाकर के मिलती हैं। जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे तो देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ये सारी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टी है कि सभी देशांतर अर्धवृत्त बनाते हैं। क्या होता है? सभी देशांतर जो हैं वह अर्धवृत्त नहीं बनाते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वह इस प्रकार से पृथ्वी को पूरे चारों तरफ से घेरती हैं, लेकिन जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वह इस प्रकार से एक ही हिस्से को कवर करती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम राउंड करके यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये हमारी दूसरी देशांतर रेखा हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वह अर्धवृत्त का निर्माण नहीं करती हैं। अगर हम एक अंश की दूरी पर इन रेखाओं को खींचते हैं तो इनकी कुल संख्या होगी 360। कितनी? इनकी कुल संख्या हो जाएगी 360। ये रेखाएं आकार में एक दूसरे के समान होती हैं। जैसे हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे हमारी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ आती हैं उनके आकार में कमी हो जाती है, लेकिन
अगर आप देशांतर रेखाओं को देखेंगे तो कहीं पर भी आप इनको खींच करके देख लें, इनकी जो लंबाई होगी वह एक दूसरे के समान होगी। इन रेखाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरी है वह नियत होती है, यानी कि समान होती है। लेकिन इनके बीच की आप दूरी देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर यह सर्वाधिक होगी और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे यह कम होती जाती है। तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी अधिकतम होती है और ध्रुवों पर यह शून्य होती है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारी रेखाएं हैं इनकी भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है, यानी कि सर्वाधिक दूरी कितनी है, तो ये होती है 111.3 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। तो ये हमने बात कर ली देशांतर रेखाओं की। अब आइए हम अपने उसी स्थान पे पहुंचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर भूमध्य रेखा पर खड़ा हुआ है और उसे आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी देनी है और आप बता देते हैं कि वह जो व्यक्ति है वह 30 अंश उत्तर और 20 अंश पूर्व की ओर खड़ा हुआ है, तो आप उस व्यक्ति की एग्जैक्ट जानकारी दे देंगे। यानी कि अगर हम कहते हैं 30 अंश उत्तर और 20 अंश पूर्व, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा पूरा रीजन है इसी में वह स्थान होगा। और अगर हमने यहाँ पर पार्टिकुलर डिग्री भी बता दिया, क्या अगर हमने ये बता दिया कि वह किस अक्षांश पर है, तो ये हमने बताया 30 अक्षांश पे है। और अगर हमने बता दिया कि वह 20 अंश पूर्वी देशांतर पर है, तो ये हमने उसकी ये लोकेशन बता दी और जहाँ पर ये लाइन इंटरसेप्ट करेगी वही उस पार्टिकुलर व्यक्ति की लोकेशन होगी। और इसीलिए ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वह पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान को चिन्हित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान निभाती हैं। जैसे आपने देखा होगा एक चीज़, जब आप कभी भी गूगल मैप को खोलेंगे अपने पीसी के अंदर और वहाँ पर कर्सर जब आप गूगल मैप के ऊपर ले जाएंगे तो उस पार्टिकुलर स्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी कि वह पार्टिकुलर पॉइंट कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर स्थित है, इसके बारे में आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी स्थान की जानकारी के अलावा जो हमारी पृथ्वी के ऊपर उष्मा जोन है, इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न समय क्षेत्र माने गए हैं, उन सभी समय क्षेत्र को डिसाइड करने में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से किस प्रकार से हमारे पृथ्वी के ऊपर समय क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आई होप वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।